मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की अणु संख्यता कहा जाता है। जैसे मान लो कि कोई अभिक्रिया है कि जैसे मान लो N2 + 3H2 = 2NH3 है, तो यहाँ पर की अणु संख्यता कितनी है? 3 है। तो अभिक्रिया में अणु कितने भाग ले रही हैं? 3 मोल ये ले रही हैं, 1 मोल ये ले रही हैं, तो टोटल अणु संख्यता कितनी है इसकी? अणु संख्यता का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अभिक्रिया में कितने भाग ले रही हैं? जैसे मान लो कि CH3 CH2 COOO C2H5 है, ये कोई एस्टर है, या फिर आप सीधा ही सिंपल एस्टर मान लो, एथिल एसीटेट है, ये एस्टर है। एस्टर में आपको पता है इस एस्टर में फलू जैसी गंध आती है, ये एथिल एसीटेट है, एस्टर है, और इसका नाम क्या हो गया? एथिल एसीटेट है। और इसकी क्रिया जल के साथ करा दे जाए तो क्या होता है? जल जुड़ जाता है। और जल कहाँ जुड़ता है? यहाँ पर H और यहाँ पर OH, यानी कि एक तो बनता है CH3COOH और एक बनता है C2H5OH। तो इस प्रकार से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, एक एथाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इसकी अणु संख्यता कितनी है? अणु संख्यता का मान कितना है? 2 है। यानी कि अभिक्रिया में कितने अणु यानी कि कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रही हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हैं, कितने अणु पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो उसकी अणु संख्यता है। जिस प्रकार से जैसे मान लो कोई एक अपने ऐसी काल्पनिक अभिक्रिया लिखें कि 5A + 6B = 6C + 7D है मान लो, तो यहाँ पर इसकी अणु संख्यता कितनी है? 11। तो ये इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी? 11 होगी। यानी कि जितने अणु पार्टिसिपेट कर रही हैं वो उसकी क्या होती है? अणु संख्यता होती है। या फिर इसका दूसरा तरीका होता है कि आपको अभी बताया कि गुलवर्ग व वाक्य का नियम, गुलवर्ग और वाक्य का नियम क्या था कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे मान लो कि इस अभिक्रिया के लिए लिखें अपने N2 + 3H2 = 2NH3। किसी अभिक्रिया को देखकर जैसे, या फिर अपने ऐसे कहीं A + B + C = प्रोडक्ट में बदल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो A के मोलों की संख्या मान लें कि N1 है, B के मोलों की संख्या N2 है, C के मोलों की संख्या N3 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि A और B और C की सांद्रता के क्या होगा? समानुपाती होगा। और एक जितने भी मोल हैं वो पावर में चले जाते हैं, घात में चले जाते हैं, यानी कि सिर पर चढ़ जाते हैं। तो N1 N2 और N3, तो रेट ऑफ रिएक्शन गुलवर्ग और वाग्ये के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है एक नियतांक लगाया जाता है, यहाँ पर नियतांक के लगा दिया, जिसे अपने वेग नियतांक कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से किसी अभिक्रिया को देखकर उसकी समीकरण लिखना, ये कोई अभिक्रिया थी, ये देखो मैं इस अभिक्रिया को देखकर ये समीकरण लिखी है कि यहाँ पर A के N1 मोल है, B के N2 मोल है, C के N3 मोल है। इस प्रकार से समीकरण लिखी जाती है, किसी अभिक्रिया को देखकर समीकरण लिखी जाती है, इसको कहा जाता है सिद्धांतिक वेग समीकरण, सिद्धांतिक वेग समीकरण। और सिद्धांतिक, अब देखो दूसरी परिभाषा बोल रहा हूँ मैं अणु संख्यता की, कि सिद्धांतिक वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की अणु संख्यता कहलाता है। तो अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या हो जाएगी? तो अभिक्रिया की अणु संख्यता का मान सिद्धांतिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग, अभिकारक की घातांक क्या है? यहाँ पर N1 है, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N3 है। अभिकारकों की घातांकों का योग क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की अणु संख्यता कहा जाएगा। और यहाँ पर अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या आ जाएगी? N1 + N2 + N3 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये है अभिक्रिया की अणु संख्यता यानी कि मोलिकुलरिटी।
तो होनी चाहिए सैद्धांतिक वेग समीकरण। प्रायोगिक वेग समीकरण हो तो उसको क्या कह देते हैं, अभिक्रिया की कोटि कह देते हैं। तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार अणुसंख्यता का अधिकतम मान कितना हो सकता है भाई? 3 हो सकता है। ये टक्कर सिद्धांत बताया। टक्कर सिद्धांत ने ऐसा कहा, टक्कर सिद्धांत अपने आगे पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के अनुसार अणुसंख्यता का अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, 3 से ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये तो अपने काल्पनिक डाटा दिया है, ये कोई अभिक्रिया काल्पनिक है। यदि ऐसा हो तो यहाँ पर अणुसंख्यता का मान क्या होगा? 11 होगा। जैसे यहाँ पर अणुसंख्यता का मान 4 है। तो अणुसंख्यता क्या होती है? किसी अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? अणुसंख्यता कहा जाता है। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया इस प्रकार से है, ABC क्रिया कर प्रोडक्ट बना रही है। A के मोलों की संख्या N1, B के मोलों की संख्या N2, C के मोलों की संख्या N3 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? गुलवर्ग और वागे के अनुसार ये हो जाएगी। और इसकी यहाँ पर आपने इधर बता दिया है। वैसे इसके लिए अणुसंख्यता का मान क्या हो जाएगा? सिद्धांतिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में कारकों के घातांकों का योग अणुसंख्यता कहलाता है। तो इसकी अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी? समानुपाती का निशान हटा दें तो क्या लगा दिया जाएगा? एक नियतांक लगा दिया जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू के, ए की N1, बी की N2, सी की N3। और इसकी इस अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता का मान क्या हो जाएगा? अणुसंख्यता यानी कि मोलिकुलरिटी का मान हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये तो अणुसंख्यता है। तो अणुसंख्यता तो अपने किसी अभिक्रिया को देखकर बता सकते हैं कि इसकी अणुसंख्यता कितनी है। लेकिन सभी अणु पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता। जिस पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है वो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं। तो बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? किसी प्रायोगिक वेग समीकरण, प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो ये तो वेग समीकरण थी, वो कैसी वेग समीकरण थी? सिद्धांतिक वेग समीकरण थी, यानी कि थ्योरेटिकल थी। सिद्धांतिक वेग समीकरण। सिद्धांतिक वेग समीकरण ने तो अपने देख कर बता दिया, यानी कि ये थ्योरेटिकल थी, थ्योरेटिकल वेग समीकरण थी, यानी कि इस अभिक्रिया को देखकर ये वेग समीकरण लिखी थी। पर प्रयोगशाला में ऐसा ही हो, प्रयोगशाला में अभिक्रिया का वेग इसी प्रकार से इस क्रियाकारकों की साध्यता पर डिपेंड करता है, या N1, N2, N3 के मान, इसकी घातांकों के मान अलग अलग आते हैं। तो प्रायोगिक वेग समीकरण कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो अपने इस अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक वेग समीकरण लिखें। तो मैं इस अभिक्रिया को दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर कि N1A प्लस N2B प्लस N3C क्रिया कर क्या बना रही हैं? प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक वेग समीकरण के लिए रेट लिखें या अभिक्रिया का वेग लिखें तो कैसे, किसके समानुपाती होगा? वो समानुपाती तो A की सांद्रता, B की सांद्रता और C की सांद्रता। पर इसकी घातांक यह आवश्यक नहीं है कि N1 हो सकता है कि N1 भी हो और N1 से कम भी हो सकती है। मान लो कि इस यहाँ पर N1 न होकर A है, हो सकता है कि A N1 के बराबर हो या N1 से कम हो। इसी प्रकार N2 की जगह क्या है? B है, और N3 की जगह क्या है? C है। तो ये अणुओं की संख्या से कम या अणुओं की संख्या के बराबर हो सकती है। तो समानुपाती का निशान हटा दे तो क्या लगा देंगे? एक नियतांक लगा देंगे के। तो A की पावर A है, B की पावर B है, C की पावर C है। तो इस प्रकार से प्राप्त की गई वेग समीकरण को कहेंगे प्रैक्टिकल, यानी कि प्रायोगिक वेग समीकरण। तो प्रायोगिक वेग समीकरण और प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि है वो हो जाएगी A प्लस B प्लस C। तो ये आ जाएगी अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी A प्लस B प्लस C।
तो प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर आ गई a + b + c। और सिद्धांतिक वेग समीकरण होती है कि इस समीकरण को देखकर लिख दी, और प्रायोगिक वेग समीकरण है कि प्रयोगशाला में इस अभिक्रिया को कराया गया और कराकर पता किया कि इसकी पावर वास्तव में n1 है या नहीं है। तो जितनी भी पावर पर डिपेंड करी है वो a है। तो कोटि निर्धारण की अलग अलग विधियाँ होती है, अवकलन विधि, समाकलन विधि, विलगन विधि, वो पढ़ेंगे तब आपके थोड़ा और ज़्यादा ध्यान में आएगा। n1 का मान मान लो a है, n2 का मान लो b है, और n3 का मान लो कि c है। प्रयोगशाला में पता किया। तो यहाँ पर समानुपाती का निशान टाया तो एक नियतांक लगा दिया k, और k को कहा जाता है वेग नियतांक। k को कहा जाता है वेग नियतांक, यानी कि रेट कांस्टेंट कहा जाता है। और अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए रेट कांस्टेंट के मात्रक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सामान्यतः एग्जाम में के मात्रक पूछे जाते हैं या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा जाता है। तो ये अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा हुई। और होता ऐसा है कि अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो सामान्यतः अणुसंख्यता से क्या होती है, अणुसंख्यता से छोटी होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अणुसंख्यता से छोटी होती है या फिर बराबर भी हो सकती है। जैसे किसी अभिक्रिया में अणु भाग ले रही हैं 2, तो कोटि हो सकती है 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। या तो छोटी अणुसंख्यता से छोटी होगी यानी कि मोलिक्युलरिटी से छोटी होगी, या फिर उसकी क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। जैसे मान लो अणुसंख्यता का मान है 4, तो कोटि का मान क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। और सामान्यतः 3 से ज़्यादा कोटि की अभिक्रियाएं बहुत ही कम पॉसिबल होती है। तो अणुसंख्यता का अधिकतम मान 3-4 तक ही होता है, और कोटि का मान भी 3 से ज़्यादा वाली अभिक्रियाएं बहुत कम देखने को मिलती है। तो देखो, जैसे मान लो एस्टर का जल अपघटन हो रहा है, ये रहा एथाइल एसीटेट है, ये कोई एस्टर है, इसका नाम है एथिल एसीटेट है। इसकी क्रिया जल के साथ हो जाए तो आपको पता है क्या बनने वाला है, अम्लीय माध्यम में हो। और इस प्रकार से यहाँ पर एसिटिक अम्ल और एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इसकी अणुसंख्यता कितनी है अभिक्रिया में, इसकी अणुसंख्यता का मान कितना है, 1 + 1 = 2। तो इसकी अणुसंख्यता कितनी है, 2 है। तो इसकी अणुसंख्यता का मान यहाँ पर 2 है। तो इसकी सिद्धांतिक वेग समीकरण लिखें, कैसे लिखेंगे कि रेट = CH3COO C2H5 और H2O वाटर ऑफ इंडिया। अब देखो, समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब एक नियतांक लगाया जाता है। यहाँ पर नियतांक लगा दिया कि। अब देखो, ये तो सिद्धांतिक वेग समीकरण है। अभी तक प्रायोगिक रूप से देखें तो जल की सांद्रता है वो समय, ये क्या है, जल है, और जल की सांद्रता समय के साथ साथ नियत बनी रहती है। यानी कि H2O की कंसंट्रेशन है, H2O की सांद्रता है, सांद्रता समय के साथ साथ क्या होती है, साथ साथ नियत बनी रहती है। नियत का मतलब है कांस्टेंट बनी रहती है, और जो भी चीज़ समय के साथ साथ कांस्टेंट है उसी को तो अपने नियतांक यानी कि कांस्टेंट कहते हैं। तो ये एक कांस्टेंट हो गया और ये भी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को एक साथ बिठा दो कि K × H2O, ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। और ये बदलने वाला तो क्या है, जिसकी सांद्रता समय के साथ साथ बदलती है, वो एक केवल एथिल एसीटेट है। तो इसकी सांद्रता तो समय के साथ साथ नियत होने के कारण ये तो नियतांक है। तो रेट क्या हो जाएगी, इस नियतांक को तो एक साथ ही कह दो, इसको K कहा तो K × H2O को K' कह दो, तो K' COO C2H5 कह दो। तो ये क्या होगी, प्रायोगिक वेग समीकरण हो गई।
प्रयोगशाला में तो अभिक्रिया का वेग एथिलेट स्टेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो समीकरण है ये प्रायोगिक वेग समीकरण है। और प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा? 1 होगा। इसकी अणुसंख्यता तो 2 थी, अभिक्रिया कोटि क्या होगी? 1। तो इसे क्या कहेंगे? इस छद्म कोटि की अभिक्रिया। वेरी गुड। तो इसे कहा जाता है सूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि आभासी एका अणु के अभिक्रिया। आभास ऐसा हो रहा है कि एक अणु का अभिक्रिया, वास्तव में 2 अणु भाग ले रही हैं, लेकिन इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? 1 है। जब अभिक्रिया की कोटि अलग हो और अणुसंख्यता अलग हो, चाहे कोटि का मान अणुसंख्यता से कम हो, यानी कोटि अलग हो अणुसंख्यता अलग हो, उन्हें कहा जाता है सूडो रिएक्शन। और यदि अभिक्रिया की कोटि का मान 2 हो, अणुसंख्यता का मान क्या हो? कोटि का मान 1 हो, अणुसंख्यता का मान 2 हो, अणुसंख्यता का मान 2, कोटि का मान 1 हो, तो इसे कहा जाता है आभासी एका अणु के अभिक्रिया, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसी की ऐसी अभिक्रिया एक और होती है, जैसे अपने जिसको सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज कहो, चीनी कहो, खांड कहो, C12H22O11। तो ये सुक्रोज है। सुक्रोज ये कैन शुगर है, गन्ने की शर्करा है। इसकी क्रिया जल के साथ करा दे तो क्या बनेगा? C6H12O6 + C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। तो अभिक्रिया का वेग है वो तो इनकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, यानी कि C12H22O11। तो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये तो इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि 2 क्रियाकारक भाग ले रही हैं। लेकिन प्रायोगिक रूप से देखें तो अभिक्रिया का वेग, जल की सांद्रता समय के साथ साथ नियत बनी रहती है, तो ये नियतांक है। तो अभिक्रिया का वेग केवल और केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अतः इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ये भी क्या है? एक प्रकार की सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि आभासी एका अणु के अभिक्रिया है। यानी कि जिस अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता का मान 2, वह अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो, ऐसी अभिक्रिया को सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि आभासी एका अणु के अभिक्रिया कहा जाता है।